नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करोगे, नीतू ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा। तो हाथ पर हाथ रखा बैठा रहूं या फिर इंतजार करूं कि कब वो अगली बार हमें नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो? ना तो मैं इस डर के साए में जी सकता हूं, ना ही अपने बच्चे को इस डर के साए में जीने दूंगा, मैंने खड़े होते हुए कहा। आपने ऐसा कुछ भी किया तो आप जानते हो उसका क्या नतीजा होगा। आपको जेल हो जाएगी, फिर मेरा क्या होगा और हमारे बच्चे का क्या होगा? आप पुलिस में कंप्लेंट कर दो, वो अपने आप देख लेगी, नीतू बोली। आपको लगता है कि पुलिस कंप्लेंट करने से सब सुलझ जाएगा? जो अपने गुंडे यहाँ भेज सकती है, क्या वो खुद को बचाने के लिए पुलिस और कानून का इस्तेमाल नहीं कर सकती? इस समस्या का बस एक ही अंत है और वो है उसकी मौत, मैंने कहा। फिर साक्षी का क्या होगा? कम से कम उसका तो सोचो, नीतू बोली। उसे कुछ नहीं होगा, उल्टा अश्विनी के मरने के बाद हम उसे आसानी से गोद ले सकते हैं, हमें हमारी बेटी वापस मिल जाएगी, मैंने कहा। और जब उसे पता लगेगा कि उसकी माँ का खून आपने किया है तब? नीतू के ये आखिरी सवाल ऐसा था जो मुझे बहुत चुभा था। जब वो सही और गलत समझने लायक बड़ी हो जाएगी तो मैं खुद उसे ये सब बता दूंगा और वो जो भी फैसला करेगी मैं वो सर झुकाकर मान लूंगा, मैंने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। ये पाप है, आप क्यों अपने हाथ उसके गंदे खून से रंगना चाहते हो? प्लीज मत करो ऐसा कुछ, सब कुछ खत्म हो जाएगा, नीतू गिड़गिड़ाते हुए बोली। मैंने नीतू को संभाला और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जब किसी इंसान के घर में कोई जंगली जानवर घुस जाता है तो वो ये नहीं देखता कि वो जीव हत्या कर रहा है, उसका फर्ज सिर्फ अपने परिवार की रक्षा करना होता है। अश्विनी वो जानवर है और अगर मैंने उसे नहीं रोका तो कल को इससे भी बड़ा कदम उठाएगी और शायद वो अपने गंदे इरादों में कामयाब भी हो जाए। मैं तुम्हें नहीं खो सकता, वरना मेरे पास जीने को रहेगा ही क्या? प्लीज मुझे मत रोको, मैं कुछ भी जोश में नहीं कर रहा, सब कुछ प्लान है, मैंने कहा और फिर नीतू को सारा प्लान सुना दिया। प्लान फुल प्रूफ था, पर नीतू का दिल अब भी इसकी गवाही नहीं दे रहा था। अच्छा ठीक है, मैं अभी कुछ नहीं कर रहा, ओके, मैंने फिलहाल के लिए हार मानी, पर नीतू को संतुष्टि नहीं मिली थी। प्रॉमिस मी, बिना मेरे पूछे आप कुछ नहीं करोगे? अब मेरे पास सिवाय बात मानने के और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने नीतू से वादा कर दिया कि बिना उसकी इजाजत के मैं कुछ नहीं करूंगा। मेरे लिए अभी नीतू की खुशी ज्यादा जरूरी थी। मेरी बात सुन नीतू को अब पूर्ण विश्वास हो गया कि मैं कुछ नहीं करूंगा। 20 जनवरी को हमने बेंगलोर का घर खाली कर दिया और हम लखनऊ के लिए निकल गए। पहले नीतू ने नया घर देखा और फिर नया ऑफिस, नीतू बहुत खुश हुई। फिर हम गांव लौट आए। यहाँ सबकी मौजूदगी में नीतू ज्यादा खुश रहने लगी। नीतू ने मुझे साफ मना कर दिया कि मैं उस घटना के बारे में किसी से कोई जिक्र न करूं, इसलिए मैं चुप रहा। इधर फरवरी का महीना शुरू हुआ और मैंने ऑफिस शुरू कर दिया। पूरा घर उस दिन पूजा में सम्मिलित हुआ। पूजा के बाद सब हमारे फ्लैट पर आए और वहाँ भी गृह पूजन उसी दिन हुआ। सबको घर बहुत पसंद आया और हमें आशीर्वाद देकर सभी लौट गए। बिजनेस बड़े जोर शोर से शुरू हुआ। नीतू ने अभी ऑफिस ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि मैं उसे स्ट्रेस नहीं देना चाहता था। सारे पुराने क्लाइंट्स मोहित प्रफुल्ल हैंडल कर रहे थे और यूएस का वो 1 क्वार्टर का काम मैं अकेला देख रहा था। मैं अब नीतू को ज्यादा से ज्यादा समय देता था। सुबह शाम उसके साथ सोसाइटी के गार्डन में घूमता, हर इतवार उसे मंदिर ले जाता जहां पाठ हो रहा होता था ताकि होने वाले बच्चे में अच्छे गुण आए। कुछ बदलाव जो मैं नीतू में देख रहा था वो ये कि उसका बेबी बम्प कुछ ज्यादा बड़ा था, उसका वजन कुछ ज्यादा बढ़ गया था। पर नीतू कहती थी कि मैं उसका इतना ख्याल रखता हूँ, उसे इतना प्यार करता हूँ कि उसका वजन बढ़ गया है। मैंने हंसते हुए उसकी बात मान ली। दिन बड़े प्यार भरे गुजरने लगे थे और बिजनेस में मोहित और न कॉन्ट्रैक्टे ले आया था। रविवार को कभी कभार मोहित प्रफुल्ल की बीवियां घर आती और जल्द ही तीनों की अच्छी दोस्ती हो गई। बेंगलोर वाले हादसे के बाद मैं नीतू को कहीं भी अकेला नहीं जाने देता था। जब भी हम कभी बाहर निकलते तो साथ निकलते और दिन में निकलते। जितनी भी जरूरी प्रिकॉशन लेनी चाहिए वो सब मैं ले रहा था और मैंने इसकी जरा सी भी भनक नीतू को नहीं लगने दी थी, वरना वो भी डरी डरी रहती। कुछ दिन बाद मुझे किसी काम से बरेली जाना पड़ा और वापस आते आते रात हो गई। 10 बज गए थे और इधर नीतू बार बार मुझे फोन करके मेरी लोकेशन पूछ रही थी। बेबी, बस लखनऊ एंटर हुआ हूँ, ज्यादा से ज्यादा पौना घंटा लगेगा। पर नीतू उधर बेचैन हो रही थी। मैं ड्राइव कर रहा था और फोन लाउड स्पीकर पर था। मेरी गाड़ी एक चौराहे पर पहुंची जहां 2 जीपें रास्ता रोके खड़ी थी। मैंने गाड़ी रोक दी और नीतू को होल्ड करने को कहा। दोनों जीपों के सामने 3 लोग खड़े थे। मैं गाड़ी से उतरा और उनसे बोला, रास्ता क्यों रोक रखा है? अभी इतना ही बोला था कि किसी ने मेरे सर पर पीछे से जोरदार हमला किया।
मैं चिल्लाता हुआ सर पकड़कर गिर गया। मेम साहब से पंगा लेगा तू? एक आदमी जोर से चिल्लाया और हॉकी मेरी पीठ पर मारी। उसके सारे साथियों ने हॉकी, बैट, डंडे निकाल लिए और मुझे उनसे पीटना शुरू कर दिया। मैं दर्द में पड़ा करहाता रहा और वो मुझे मारते रहे। तभी वहां से पुलिस की एक जीप पेट्रोलिंग के लिए निकली, जिसे देख सारे भाग खड़े हुए, पर जाते जाते भी उन्होंने गाड़ी की विंडशील्ड तोड़ दी थी। पुलिस वालों ने मुझे खून से लथपथ हालत में हॉस्पिटल पहुंचाया। गाड़ी से उन्हें जो फोन मिला था उसे उन्होंने देखा तो नीतू फोन पर रोती हुई चीख रही थी, प्लीज छोड़ दो मेरे पति को। शायद उसने मेरी दर्द भरी चीख सुन ली थी। पुलिस ने उसे भी अस्पताल बुला लिया। नीतू ने फौरन सबको खबर कर दी थी और देखते ही देखते हॉस्पिटल में मेरे दोस्त और मम्मी डैडी आ गए।